हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक वंस अगेन टू दी ऑडिट रिवीजन सीरीज, जहां पे हम स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग का रिवीजन कर रहे हैं बहुत ही फास्ट स्पीड से। एंड इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर सीए इंटरमीडिएट एज वेल एज फाइनल स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने ऐसे 200 का रिवीजन किया था, जिसमें हमने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो उसमें कवर होते हैं और जिससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो सब हमने डिस्कस किया था। और आज इस क्लास में हम बात करेंगे ऐसे 210 के बारे में। राइट, ऐसे 200 हमने पढ़ लिया पहले, अब ऐसे 210 हम पढ़ेंगे। ऐसे 210 का सबसे पहले नाम देखेंगे, अग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। अब इसमें समझना पड़ेगा आपको कि ये कोई एंगेजमेंट लेटर वाला मतलब बच्चे इसको ऐसे पढ़ते हैं कि एंगेजमेंट लेटर है, ठीक है। तो वो तो इसमें होता ही है, एंगेजमेंट लेटर तो होता ही है, लेकिन उससे बहुत डीप चीज़ें हैं इसमें। उन सबको समझेंगे, किससे क्वेश्चन निकल करके आता है, स्पेसिफिकली इंस्टीट्यूट क्या पूछता है आप लोगों से, तो वो चीज़ समझने की यहाँ पे थोड़ी सी कोशिश करेंगे हम लोग। राइट, तो सबसे पहला जो इसमें चीज़ हमारे को समझनी होती है कि यहाँ पे क्लाइंट है, यहाँ पे ऑडिटर है। राइट, तो क्लाइंट जो ऑडिटर को देता है, इट इज़ नॉट एंगेजमेंट लेटर, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। वो अपॉइंटमेंट लेटर होता है सर, ठीक है। क्लाइंट ने ऑडिटर को अपॉइंटमेंट लेटर दिया और ऑडिटर उसको देता है क्या, एंगेजमेंट लेटर। क्या देता है, एंगेजमेंट लेटर। और इस एंगेजमेंट लेटर से जुड़ी हुई जो सारी बातें हैं वो इस स्टैंडर्ड के अंदर कवर्ड हैं, क्या क्या चीज़ें हैं और कौन कौन सी कंडीशंस। ऑडिटर बोलता है कि मैं आपकी ऑडिट तभी करूँगा जब आप इन कंडीशंस को फुलफिल करेंगे, इन कंडीशंस को एक्सेप्ट करेंगे, उसके बाद ही हम आपकी ऑडिट जो है करेंगे। तो पहला तो आपको ये समझना होता है स्टैंडर्ड को पढ़ते टाइम। राइट, दूसरा जो इसमें चीज़ हमारे को इनिशियली पढ़नी होती है वो पढ़नी होती है व्हाट इज़ द प्रेमाइस ऑफ ऑडिट, ठीक है। इसको प्रेमाइस कह लीजिए आप लोग, ठीक है, या फिर प्री कंडीशंस इसको कहते हैं। प्री कंडीशंस कि कौन सी प्री कंडीशंस होती हैं जो एक ऑडिटर को देखनी होती हैं बिफोर ही एक्सेप्ट्स दी एंगेजमेंट। तो इसमें हम इसको दो तरीके से पढ़ते हैं। पहला होता है एक मेन प्री कंडीशन होती है, मेन, जो हमेशा उसको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी मैनेजमेंट को, अदरवाइज ऑडिटर ऑडिट करने नहीं आएगा। और फिर दूसरी जो है हम उसको कहते हैं अदर प्री कंडीशंस, ठीक है, अदर प्री कंडीशंस। तो जो मेन प्री कंडीशन है वो एक होती है और अदर प्री कंडीशंस हैं वो 5 होती हैं। राइट, 5 पॉइंट्स यहाँ पे होते हैं, 1 पॉइंट यहाँ पे होता है, तो टोटल 6 प्री कंडीशंस के पॉइंट्स होते हैं। सर कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं प्री कंडीशंस के, आओ देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली प्री कंडीशन जो ऑडिटर की होती है वो ये होती है कि साहब मुझे आप पहले तो एक्सेप्टेबली, मुझे आप पहले एक्सेप्ट करके दो एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। तो ये जो इसको कहते हैं मेन प्री कंडीशन, ठीक है, एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। पहले तो ऑडिटर मैनेजमेंट से ये एक्सेप्ट कराता है कि आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो कौन से फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से बने हुए हैं और आपकी एंटिटी पर, आपकी कंपनी पर, आपकी ऑर्गेनाइजेशन पर कौन सा एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो है, कौन सा अप्लाई होता है। एप्लीकेबल वही हो गया ना, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। राइट, तो उसे आप एक्सेप्ट कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसे समझते हैं कि ये जो है, यहाँ पे जो हम ऐसे 210 की बात करते हैं ना सर, तो यहाँ पे हम जनरल पर्पस फ्रेमवर्क को एक्सेप्ट करवाते हैं और स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के लिए हम ऐसे 800 के अंदर उसे एक्सेप्ट करवाते हैं। तो ऐसे 210 किस लिए काम आता है, केवल जनरल पर्पस फ्रेमवर्क को एक्सेप्ट कराने के लिए, जहां पे आप रिपोर्टिंग करते हैं ट्रू एंड फेयरनेस के हिसाब से। तो ये थोड़ा एडवांस लेवल पे मैं जाके समझा रहा हूँ, फाइनल वाले स्टूडेंट्स को इतनी एडवांस लेवल की ज़रूरत होती है। अगर आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हैं तो यहाँ पे आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको इतना सा समझना है कि जनरल पर्पस फ्रेमवर्क है, उसमें ट्रू एंड फेयर रिपोर्टिंग होती है और ऐसे 210 में उसकी एक्सेप्टेबिलिटी कराई जाती है। स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क जो है उसे गवर्न करता है ऐसे 800, और उसमें जो रिपोर्टिंग होती है वो प्रिपेयर्ड होती है। प्रिपेयर्ड ऐसी रिपोर्टिंग होती है, केवल प्रिपेयर्ड, ठीक है। तो प्रिपेयर्ड ऐसी रिपोर्टिंग ऐसे 800 में होती है। यहाँ पर आप इसे इतना ही समझें, जब हम पूरी कंप्लीट क्लासेस करते हैं तो उसमें इसे अच्छे तरीके से समझाते हैं। राइट, तो अभी रिवीजन चल रहा है तो जल्दी जल्दी हम चीज़ों को देखेंगे, लेकिन ये पॉइंट यहाँ पे ध्यान में रखने वाला है। तो सबसे मेन प्री कंडीशन कौन सी है, एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, ठीक। अदर प्री कंडीशंस की हम बात करते हैं जो कि 5 हैं। तो उसमें सबसे पहली होती है प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन
ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर AFRF। ठीक है, दूसरी प्री कंडीशन जो होती है वो होती है DIM, डिजाइन इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स। ठीक है, तीसरी होती है प्री कंडीशन टू प्रोवाइड ऑडिटर all information that is required for the conduct of audit। ठीक है, उसके बाद चौथी होती है टू प्रोवाइड ऑडिटर एडिशनल इंफॉर्मेशन। कोई अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑडिटर मांगता है, पहले तो ऑल इंफॉर्मेशन दे दो। ठीक है, ऑल इंफॉर्मेशन तो दे ही दो, साथ में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दो फ्रॉम मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट नहीं दे पा रहा तो उससे ऊपर TCWG। राइट, उसके बाद फिफ्थ पॉइंट जो हम इसमें देखते हैं प्री कंडीशन का, वो देखते हैं टू प्रोवाइड ऑडिटर अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू ऑल पर्सन्स इन द एंटिटी। ठीक है, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू ऑल पर्सन्स इन द एंटिटी। तो ये 5 जो है ये इंपॉर्टेंट प्री कंडीशंस हम यहाँ पे देखते हैं, 5 ये और एक ये मेन प्री कंडीशन। ठीक है, तो ये प्रेमाइस ऑफ एन ऑडिट को फॉर्म करते हैं। उसके बाद जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक इस स्टैंडर्ड के अंदर हमें पढ़ना होता है, वो पढ़ना होता है कंटेंट्स ऑफ एंगेजमेंट लेटर। कंटेंट्स ऑफ एंगेजमेंट लेटर। ठीक है, तो जब आप ये स्टैंडर्ड अगर आपने पढ़ लिया स्टैंडर्ड ये वाला, तो इसे आप रिवाइज करें तो इन टॉपिक्स पे ध्यान दें, और अगर नहीं पढ़ा है तो जब आप पढ़ें तो इन टॉपिक्स पे आप खासा ध्यान दें। राइट, चलिए कंटेंट्स ऑफ एंगेजमेंट लेटर की हम बात करते हैं। तो इन कंटेंट्स को 3 तरीके से हम डिवाइड करते हैं कंटेंट्स को। सबसे पहला इसमें जो कंटेंट होता है वो उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल कंटेंट्स, मतलब ये कंटेंट्स हमेशा रहेंगे ही आपके एंगेजमेंट लेटर में। दूसरी कैटेगरी ऑफ कंटेंट्स होती है एडिशनल मैटर्स। ठीक है, और तीसरी कैटेगरी ऑफ कंटेंट्स होती है सर कुछ व्हेन रेलेवेंट एडिशनल मैटर्स कैन बी पुट इन एंगेजमेंट लेटर। ठीक है, कुछ रेलेवेंस के हिसाब से हम एडिशनल मैटर्स जो है वो एंगेजमेंट लेटर में पुट करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये कैटेगरीज के अंदर हम डिवाइड करके कंटेंट्स को पढ़ते हैं। ठीक है, तो प्रिंसिपल कंटेंट्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आइए देखते हैं प्रिंसिपल कंटेंट्स कौन कौन से होते हैं। प्रिंसिपल कंटेंट्स में सबसे पहले आपका आ जाता है ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट, सबसे पहले ही आ जाता है। दूसरा आ जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर। ठीक है, तीसरा आ जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। चौथा आ जाता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ AFRF बाय मैनेजमेंट। तो ये जो 2 पॉइंट हैं अगर आप देखें तो ये क्या प्री कंडीशंस के पॉइंट नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट क्या है कि वो ऑडिटर को क्या प्रोवाइड करे, वो प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन करे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एज पर AFRF। ठीक है, वो डिम ऑफ IFC करे। ठीक है, प्रोवाइड ऑल इंफॉर्मेशन करे ऑडिटर को, एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे और अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस प्रोवाइड करे। तो ये 5 पॉइंट बेसिकली क्या है, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। अरे यस और नो, ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर, और वो यहीं पे हमारे एंगेजमेंट लेटर के प्रिंसिपल कंटेंट्स का भी एक पार्ट बनता है। उसके बाद जो 5वां कंटेंट होता है, मतलब वो फॉर्मेट हो गया आपका, जो बेसिक आपका एक फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट हो गया, और भी कुछ एक्स्ट्रा जो कंटेंट्स हैं। ठीक है, फॉर्मेट और कंटेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, ये जो है, ठीक है, फॉर्मेट एंड कंटेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है, ये एग्जैक्ट हम यहां पे नहीं देंगे, एक तरीके से यहां पे हम एंटीसिपेटेड इसे देते हैं। ठीक है, एंटीसिपेटेड,
राइट। तो ये 5 चीजें जो हैं ये प्रिंसिपल कंटेंट्स में हम इसको लिखते हैं। उसके बाद आपकी बेसिक चीजें हो जाएंगी, जैसे कि बिलिंग रिलेटेड इंफॉर्मेशन, वो भी आपके प्रिंसिपल कंटेंट्स में आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम ये फैक्ट लिखते हैं यहां पे कि आवर ऑडिट इज सब्जेक्ट टू पीयर रिव्यू, ये वाला पॉइंट जरा जरूर होता है लिखना, तो ये हम जरूर यहां पे लिख देते हैं, ठीक है। और एक हम यहां पे एक्नॉलेजमेंट मांगते हैं कि अगर आप ये हमारे जो प्री कंडीशंस हैं इनको एक्सेप्ट करते हैं तो एक एक्नॉलेजमेंट दें हमें, दैट यू अग्री दैट यू हैव रिसीव्ड दिस एंगेजमेंट लेटर, पहला, और आप अग्री करते हैं टू ऑल द प्री कंडीशंस ऑफ ऑडिट, ओके। उस तब हम ये ऑडिट करने आपके यहां पर आएंगे, ठीक है। अब एडिशनल मैटर्स में क्या क्या चीजें कवर होती हैं आइए देखते हैं। एडिशनल मैटर्स में सर आपके लिए आ जाता है ये जो हम यहां पे ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप है इसको इलैबोरेट कर देते हैं, राइट। डिटेल में समझाते हैं कि इस तरीके से हम अपनी ऑडिट करेंगे, ठीक है। फिर हमारी ऑडिट का प्लान क्या रहेगा वो थोड़ा बहुत यहां पे हम बता देते हैं, ठीक है। हमारी ऑडिट टीम में क्या कौन कौन मेंबर्स इंक्लूड होंगे वो हम थोड़ा बहुत यहां पे बता देते हैं। फिर यहां पे हम ऐसे 580 के हिसाब से रिटन रिप्रेजेंटेशन लेंगे, ये हम यहां पे बता सकते हैं, ठीक है। ऐसे 560 के हिसाब से सब्सीक्वेंट इवेंट्स का क्या सीन रहेगा वो हम यहां पे बता सकते हैं। तो कुछ और एडिशनल इंफॉर्मेशंस हम यहां पे, एडिशनल मैटर्स हम यहां पे डिस्क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहां पे हम लिखते हैं। तो ये जो आपने बिलिंग और ये है इसको भी अपन एडिशनल मैटर्स में कवर कर सकते हैं, इसको प्रिंसिपल कंटेंट्स ना मान के इसको एडिशनल मैटर्स में लिखें, राइट। प्रिंसिपल कंटेंट्स मतलब ये तो होना ही चाहिए, अब बिलिंग की इंफॉर्मेशन हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये भी फैक्ट जो है पीयर रिव्यू वाला ये भी इंपॉर्टेंट है, राइट। और एक्नॉलेजमेंट तो आपको मैनेजमेंट से लेनी ही पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद कुछ अदर मैटर्स जो रेलेवेंट हो सकते हैं वो भी हम कई बार डाल देते हैं एंगेजमेंट लेटर में। जैसे कई दफा हमारे को ब्रांच ऑडिट करवानी है, ब्रांच ऑडिट है हमारी, कुछ होती है, किस तरीके से होती है, इंटरनल ऑडिट अगर हमारी होती है तो उससे जुड़ी कुछ इंफॉर्मेशन कौन करता है, ठीक है, तो उसकी रिपोर्ट। तो यहाँ पे जो स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 600 वाली सीरीज है उससे जुड़ी इंफॉर्मेशन अगर वो रेलेवेंट है, ये जो इंफॉर्मेशन है ये तभी आएगी सर, ठीक है, सी पोर्शन वाली, जब वो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन होगी। तो ये जो है कंटेंट्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट लेटर हमारे आ जाते हैं। उसके बाद जो हम देखते हैं सर वो देखते हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो ऐसे 210 के अंदर हमारे को देखना होता है, ठीक है। मैं नंबरिंग एक बार चेक कर लूं, यहां पे हमने 3rd नंबर लिखा था, 4th पॉइंट हमारे को लिखना है यहां पे हम देखते हैं सर एक टॉपिक, लिमिटेशन ऑन स्कोप ऑफ ऑडिटर। ये खासा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक होता है जो हमारे को ऐसे 210 के अंदर कवर करना होता है, लिमिटेशन ऑन स्कोप का है। अगर ये, इसमें 2 तरीके से हम इसको चार्ट की तरह पढ़ते हैं इस तरीके से, राइट, कि अगर ये प्रायर टू ऑडिट है तो इसमें क्या होगा, ठीक है। और अगर एक्सेप्टेंस के बाद है, आफ्टर एक्सेप्टेंस अगर कोई हमारा लिमिटेशन ऑन स्कोप होता है तो हम क्या करेंगे। अगर प्रायर टू ऑडिट है तो हम यहां पे डू नॉट एक्सेप्ट एंगेजमेंट, यहां पे हम एंगेजमेंट को एक्सेप्ट ही नहीं करते, यहां पे एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, वी विल नॉट एक्सेप्ट दी एंगेजमेंट, ठीक है। अब यहां पे अगर हमारे स्कोप में लिमिटेशन डाल दी, ठीक है, या फिर कोई चेंज डाल दिया, कई बार ये एग्जैक्ट लिमिटेशन नहीं लगाते, कुछ हमारे स्कोप को चेंज कर देते हैं, तो भी अगर आफ्टर एक्सेप्टेंस हमारे स्कोप को चेंज कर दिया गया है या हमारे स्कोप में लिमिटेशन डाल दी गई है तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले मैनेजमेंट से पूछेंगे, आस्क मैनेजमेंट फॉर रीजंस, कि ऐसा आपने क्यों किया, ठीक है, आपने चेंज क्यों किया, ठीक है, आपने ये चेंज क्यों किया, वो कौन सी सर्कमस्टांसेस थी जिनकी वजह से आपने ये चेंज किया, ठीक है। और आपने अगर ये चेंज कर दिया है तो अब हमारा जो अश्योरेंस लेवल है, जो पहले कैसा होता था, रीजनेबल अश्योरेंस, ठीक है,
रीजनेबल अश्योरेंस, हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस बट नॉट एब्सोल्यूट। अब ये रीजनेबल लेवल ऑफ अश्योरेंस में हमारा डिग्री ऑफ अश्योरेंस जो है वो थोड़ा लोअर हो जाएगा बिकॉज यू हैव चेंज द स्कोप। ओके, और इसके साथ साथ ऑडिटर को ऑब्टेन करनी होती है SAAE यानी सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। अगर वो ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने में असमर्थ रहता है ऑडिटर, ठीक है, इफ ही इज एबल टू अटेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो चलता रहेगा। लेकिन अगर ही इज अनेबल, इफ ही इज अनेबल टू ऑब्टेन SAAE, तो इस केस में वो क्या करेगा, विथड्रॉ कर लेगा। विथड्रॉ कर लेगा किससे, एंगेजमेंट से वो विथड्रॉ कर लेगा सर, ठीक है, विथड्रॉ दी एंगेजमेंट, ठीक है। और यहां पे अगर वो सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर लेता है तो यहां पे वो क्वालिफाइड ओपिनियन देगा या फिर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे देगा कि मेरे स्कोप में इन्होंने लिमिटेशन डाल दी और मेरे स्कोप में ये चेंजेस इन्होंने कर दिए, ठीक है। और इसी की जानकारी जब ऐसा होता है, उसके स्कोप में चेंज कर दिया जाता है, इसकी जानकारी जो ऑडिटर है सर, वो इसकी जानकारी TCWG को भी देगा और इसे कम्युनिकेट करेगा किससे, TCWG से। आर यू गेटिंग इट? तो ये था लिमिटेशन ऑन स्कोप के केस में हम ऑडिटर क्या करेगा। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और जो आपको ऐसे 210 में पढ़ना होता है, वो पढ़ना होता है कि हमें हर बार क्या नया एंगेजमेंट लेटर भेजना होता है, ठीक है, क्या हमें हर बार नया एंगेजमेंट लेटर भेजना होता है। तो ये हम देखते हैं कि क्या रिकरिंग ऑडिट के केस में एंगेजमेंट लेटर की क्या रिक्वायरमेंट रहती है। एवरी टाइम इट इज नॉट रिक्वायर्ड दैट यू सेंड अ न्यू एंगेजमेंट लेटर, ये डिस्क्रिशन होता है ऑडिटर का, ये ऑडिटर का डिस्क्रिशन होता है, वो भेजे या ना भेजे उसकी मर्जी। लेकिन कुछ ऐसी सर्कमस्टेंसेस होती हैं, स्पेशल कंडीशंस, ठीक है, उस केस में उसे हमेशा जो है एक नया एंगेजमेंट लेटर भेजना ही होता है। और ये कंडीशंस होती हैं जब कुछ चेंजेस ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं। और ये चेंजेस कौन से चेंजेस होते हैं, ऐसे चेंजेस 7 चेंजेस होते हैं, तो ऑडिटर को जो है नया एंगेजमेंट लेटर देना होता है। कौन कौन सा चेंज है? सबसे पहला चेंज है ओनरशिप में अगर चेंज हो गया तो। सेकंड चेंज है हमारा मैनेजमेंट अगर हमारा चेंज हो गया तो। थर्ड हमारा जो चेंज इंपॉर्टेंट है वो है साइज एंड नेचर ऑफ बिजनेस में अगर कोई चेंज हो गया। फोर्थ जो हमारा इंपॉर्टेंट है वो है एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में हमारे कुछ चेंज हो गया। फिफ्थ जो है वो है हमारा इंपॉर्टेंट, वो ये है कि सर लॉज एंड रेगुलेशंस में कोई चेंज हो गया तो हम नया एंगेजमेंट लेटर भेजेंगे। सिक्स्थ जो है कोई हमारी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स चेंज हो गई, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स चेंज हो गई, या फिर हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं वो चेंज हो गए तो हम जो है नया एंगेजमेंट लेटर भेजेंगे। 7 अगर चेंजेस हो गए, और इन 7 के अलावा भी अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, क्या है मिसअंडरस्टैंडिंग, किसमें, टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एंगेजमेंट लेटर के अंदर अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो भी हम न्यू एंगेजमेंट लेटर भेज करके उस मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर कर देंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जो हमारे को पढ़ने होते हैं ऐसे 210 में, ठीक है। उसके बाद एक कभी कभी पूछ लेते हैं कि क्या कंपोनेंट्स के केस में, जैसे अगर आपकी ब्रांच हो गई, ठीक है, तो कंपोनेंट्स के केस में क्या सेपरेट एंगेजमेंट लेटर देना होता है या नहीं देना होता, ठीक है। तो ये ऑडिटर के ऊपर है कि क्या वो सेपरेट एंगेजमेंट लेटर दे, ये डिपेंड करता है साइज के ऊपर, किस तरीके का एंगेजमेंट है, स्कोप किस तरीके का है, तो डिपेंड करता है कि ब्रांच ऑडिट के केस में अगर ब्रांच ऑडिट भी सेम ऑडिटर कर रहा है, ठीक है, तो क्या उसे सेपरेट एंगेजमेंट लेटर देना होता है या नहीं। तो ये सब चीजें हमें यहां पर देखनी होती हैं ऐसे 210 के अंदर। आई होप आपको डिस्कशन जो है इंपॉर्टेंट लगा होगा, फ्रूटफुल लगा होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें,
एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ सो दैट दे कैन ऑल्सो गेट बेनिफिटेड आउट ऑफ इट. लाइक जरूर कर दीजिए बिकॉज इट रियली मोटिवेट्स मी अ लॉट टू क्रिएट मोर सच ऑसम कंटेंट फॉर यू गाइज. Thank you so much. Subscribe to the channel, and I always say that learning is priceless and sharing is caring. So please, sir and ma'am, do share this word of knowledge. Thank you. Bye bye. See you in my next video.